हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लुईस धारणा पर है। लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में आज जानेंगे हम। इसका और भी आपको पीडीएफ मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैंने उसमें अपने सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो लुईस धारणा को सबसे पहले सन 1923 में जो जीएन लुईस थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर आधारित है। ठीक है, अन्य धारणाओं की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा क्या है, व्यापक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला और बहुत ही एडवांस फीचर्स है। इसके पहले मैंने दो और एसिड और अम्ल पे एसिड एंड बेस पे जो नियम थे उसके बारे में बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि जो लुईस जी थे उन्होंने कौन सा धारणा व्यक्त किया था। तो इस धारणा के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करेगा वह अम्ल होगा तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वह क्षारक होगा। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं। तो जो अम्ल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका NH3 है, ठीक है, और BF3 है। ठीक है, BF3 और NH3 क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं, एक दूसरे को देने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जब NH3 BF3 को देता है तो क्या बनते हैं, एक अच्छे से रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो NH3 है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये बेस होगा, एंड जो इलेक्ट्रॉन लेगा यानी BF3 वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या होगा, आपका एसिड होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है वो क्या होगा, बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, ठीक है, ले रहा है, वो क्या होगा, आपका ये होगा एसिड। ठीक है, समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हो कि जो एसिड होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और जो क्षारक होते हैं, बेस होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुईस की धारणा को इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए लुईस की धारणा में इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही प्रणाली कहा जाता है इसमें। तो आपका जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेस, क्षारक क्या करता है, प्रोटॉन देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये जो आपका NH3 है वो क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन दे रहा है, किसको, अपना प्रोटॉन त्याग करके क्या बना रहा है, एडक्ट बना रहा है। ठीक है, एडक्ट किसे कहते हैं, तो एडक्ट यहाँ पे आपको परिभाषा देखने को मिलेगा। इस अभिक्रिया में प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है, ठीक है, तथा अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करता है। अतः जो प्रोटॉन एक लुईस अम्ल और अमोनिया एक लुईस क्षारक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और ये जो अमोनिया है यानी NH3 वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, डोनेट कर रहा है। तो क्या होगा आपका, ये एक अडक्ट होगा, जो अमोनिया होगा वो क्या होगा, एक अडक्ट होगा। और जो ये है आपका जो NH3 है, यहाँ अमोनिया क्या होगा, लुईस क्षारक होगी। ठीक है, ये लुईस क्षारक और ये लुईस अम्ल। क्लियर, ठीक है। सो आगे देखते हैं, इनकी परस्पर अभिक्रिया से NH4 आयन बनता है। देख सकते हो आप यहाँ पे इसके बीच के अभिक्रिया से क्या बन रहा है, NH4 प्लस आयन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि एक अडक्ट है, यानी कि ये जो आपके बीच में क्या हो रहा है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उसकी वजह से एक अडक्ट बन रहा है। ठीक है, अमोनिया बन रहा है। नेक्स्ट है लुईस अम्लों का वर्गीकरण भी हुआ है, लुईस क्षारकों का भी वर्गीकरण हुआ है। तो लुईस अम्ल का जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे, लुईस एसिड का मॉलिक्यूलर के बेस पे हुआ है। मॉलिक्यूलर जिनके केंद्रीय परमाणु में अपूर्ण अष्टक है। अब आपको केंद्रीय परमाणु या फिर सेंट्रल मेटल, इस सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आराम से समझा दिया है, दोबारा समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लुईस एसिड के इस ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूनेन यौगिक कंपाउंड्स आते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु पर अपूर्ण अष्टक होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप जैसा कि जानते हो कि अगर किसी
इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, अगर किसी का अष्टक अपूर्ण रहेगा तो ही वो नया अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी परमाणु खाली नहीं रहेगा, पूरे अष्टक भरे हुए रहेंगे, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे? नहीं ना। इसीलिए ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर जिनके केंद्रीय परमाणु में क्या होते हैं, अपूर्ण अष्टक होते हैं, यानी अष्टक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और ये कंपाउंड आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके क्या बनाते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, जो इलेक्ट्रॉन को प्रदान करते हैं वो बेस कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो BF3 है उसका अष्टक क्या है, उसका अष्टक क्या है, अपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बेस का अष्टक क्या है, पूर्ण है, एंड 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और बनेगा यहाँ पे क्या, BF3 बनेगा और NH3 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे F3B बना है या फिर BF3, बात एक ही है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे समय व्यवस्था स्थापित हो रहा है, ठीक है। यानी कि यह जो है अपनी क्रिया करके यह गुण प्रदर्शित करता है, ये अपना क्रिया करके यह गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि दोनों में सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देने से क्या बन रहे हैं, एसिड बन रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन देने से क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। नेक्स्ट है बी, अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त वह आर्बिटल है, ठीक है। डी आर्बिटल जो होते हैं, पहले में क्या बोला हमने, अष्टक अपूर्ण होते हैं, अब इसमें क्या है, डी आर्बिटल क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। अनेक हैलाइडों के केंद्रीय परमाणु में क्या होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, ठीक है, जिनके कारण ये हैलाइड लुईस क्षारकों से इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लुईस अम्ल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है आपका TiCl4, PF5, 5F4 एंड क्या है, TeCl4, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है। अब साधारण धनायन देखेंगे, सिंपल कैशन, ठीक है। सभी साधारण धनायन सैद्धांतिक रूप से लुईस अम्ल होते हैं, ठीक है। जितने भी साधारण धनायन हैं वो क्या है, लुईस अम्ल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो Cu+2+ है, 4NH3 है, ठीक है। ये क्या है, आपके सैद्धांतिक रूप से लुईस अम्ल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आकर के जितने भी 4NH3 है, ये आकर के Cu2+ से क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं चारों तरफ से, और एक क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक रूप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन षष्टक उपस्थित हो, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन षष्टक के रूप में उपस्थित होते हैं, ऐसे तत्व को भी लुईस अम्ल होते हैं जिनमें संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन जानते हो 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन एवं सल्फर में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगा। ये है सल्फर और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। नेक्स्ट आपका है लुईस क्षारकों का। अभी तक हमने अम्लों का वर्गीकरण देख लिया, अब क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस देखेंगे। सो ए होगा ऋणायन, यानी कि एनियॉन्स में क्या होगा, एन आयन्स में क्या होगा, सभी ऋणायनों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है जिसे वे लुईस अम्ल को दे सकते हैं, यानी कि अब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दान करेंगे तभी ये क्या बनेंगे, लुईस क्षारक बनेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल यहाँ पे है Cl-, Br-, आयोडीन माइनस, और जो NH2 है, NO2 है, ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल है जो क्या बनाते हैं, एन आयंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर जिनके किसी एक एटम पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ऐसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक मिनट फ्रेंड, ऐसे अणु जैसे H2O, ठीक है, अल्कोहल तथा ईथर, ये सब क्या होते हैं, अणु हैं, किसी एक एटम पर क्या होते हैं, अनपेयर्ड उपस्थित रहता है, इसलिए ये लुईस क्षारक होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड पेयर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, लुईस क्षारक कहलाते हैं। लुईस धारणा की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी देखते हैं, ठीक है, यूटिलिटी। सो यह धारणा विलायक की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। इससे पहले जो हमने देखा था उसमें अहिनियस के सिद्धांत पे, या फिर आप देखे होंगे उसमें क्या था, आपके लिक्विड का होना जरूरी था। नेक्स्ट है इस धारणा के द्वारा ऑक्साइड
क्लोराइड के क्षारकीय तथा अधातु ऑक्साइडों के अम्लीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, इस धारणा से ऐसी अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है जिनमें प्रोटॉन भाग नहीं लेते हैं। लुईस धारणा की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। लुईस धारणा द्वारा वैद्युत अपघटन, जल अपघटन, एस्टरीकरण जैसे अभिक्रियाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि ये सब के जो व्याख्या है वो हम इस धारणा को लेकर के नहीं कर सकते हैं। ये बस एसिड और अम्ल को पहचानने में मदद करेगा। लुईस अम्ल एवं क्षारकों का अपेक्षिक सामर्थ्य, स्ट्रेंथ का क्रम, ऑर्डर का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि इनमें क्या होता है, आप सामर्थ्य, अपेक्षिक सामर्थ्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो यह कुछ लिमिटेशन था। ज़रूरी है कि जब हम किसी वैज्ञानिक ने अगर कभी भी कोई रिसर्च किया तो उसका लिमिटेशन ज़रूर होता है, इसलिए इसका भी कुछ लिमिटेशन था। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। एंड आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ध्यान दूँगी। एंड ऐसे ही आपको BSc सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।